इक्विलिब्रियम में बेटा कल हम लोगों ने कल के लेक्चर में मास एक्शन के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। आज हम लोग उसी के कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं N2 + 3H2 और इससे क्या बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया। अब मैंने कहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी NH3 का एक्टिव मास और उसका कोफिशिएंट कितना है 2 है तो इसकी पावर बन जाएगी अपॉन में N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये देखो आपका क्या निकल आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकल आया? नहीं नहीं, बस इतना ही। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्लियर हुआ? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका रेशियो होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टू टाइप्स ऑफ। तो बेटा अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट कह रहे हैं, क्या है कांस्टेंट। अगर देखो आपका एक्टिव मास मतलब जो भी रिएक्टेंट है उसका एक्टिव मास अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल रहे हैं, मतलब मोलैरिटी के टर्म्स में, अगर किसी चीज का एक्टिव मास हम लोग किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, मोलैरिटी के टर्म्स में। मोलैरिटी मतलब समझ गए होगे, कंसंट्रेशन। मोलैरिटी का मतलब ही क्या होता है, कंसंट्रेशन, है ना। मोल पर लीटर में अगर हम लोग किसी चीज का, मोल पर लीटर में अगर किसी भी रिएक्शन में एक्टिव मास हम लोग मोलैरिटी के टर्म्स में निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो उसका कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। हाँ, तब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kc होगा, Kc। समझ में आ गई बात? और अगर किसी प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट हो गया रिएक्टेंट हो गया जो भी हो, उसका अगर एक्टिव मास हम लोग, प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, अगर उसका एक्टिव मास हम लोग प्रेशर के टर्म्स में निकाल रहे हैं, क्या बोला मैंने, उसका एक्टिव मास पता कर रहे हैं प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में अगर हम पता कर रहे हैं, किसके टर्म में, यानी अगर आपका कोई वो कौन सा सिस्टम हो, गैसियस, भाई प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कहां लग सकता है, गैसियस सिस्टम में ही ना। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन में गैसियस सिस्टम है, गैस है, तो मतलब उन गैसेस में क्या लग रहा होगा, प्रेशर। क्या लग रहा होगा, पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा, एक कितना कम पार्शियल प्रेशर लग रहा है, उतना ज्यादा कंसंट्रेशन, इतना कम कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो गैसियस सिस्टम से हम लोग क्या पता करते हैं एक्टिव मास का, पार्शियल प्रेशर के द्वारा, किसके द्वारा, पार्शियल प्रेशर के द्वारा हम लोग एक्टिव मास पता करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, Kp। क्या यूज करते हैं, Kp। अब प्रेशर के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसका कंसंट्रेशन बढ़ा किसका कंसंट्रेशन घटा, जरा देखो। तुमने पीवी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N बाई वी इंटू आर टी, सही बात है। T टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, R भी कांस्टेंट है, तो क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता N बाई वी के, भाई तू मैथ छोड़ दे, मैथ छोड़ दो, तुझसे ना हो पाएगा। अबे प्लस माइनस लगा क्या बीच में, मल्टीप्लाई में ना। तो P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N बाई वी के, मतलब कंसेंट्रेशन के, मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर। तो मतलब कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मोल्स उतने ज्यादा, जितना नंबर ऑफ मोल्स उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर, जितने कम नंबर ऑफ मोल्स उतना कम पार्शियल प्रेशर। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हम पार्शियल प्रेशर के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि कंसेंट्रेशन इन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा है या कम है। नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो मतलब पार्शियल प्रेशर कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव मास निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, केपी। अगर कंसेंट्रेशन के टर्म में निकालते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट केसी। और इसका रिलेशन अभी आगे हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो दो टाइप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप्स के निकले हैं, दो, एक केसी और एक केपी। केसी क्या है, जब हम एक्टिव मास का कंसेंट्रेशन के टर्म्स में पता करें, एक्टिव मास को एन बाई वी मोलैरिटी कंसेंट्रेशन के टर्म्स में पता कर रहे हैं, तब वहां पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, केसी। और अगर हम लोग कंसेंट्रेशन एक्टिव मास का पार्शियल प्रेशर के हेल्प में से क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो उसके वर्ड में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट केपी। क्या लिखेंगे, तो उसे क्या कहोगे बेटा, केसी एंड केपी। समझ में आया क्या होता है, क्या होता है केसी और केपी? अगर आप किसी का एक्टिव मास, किसी रिएक्टेंट या कंसेंट्रेशन, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन के टर्म्स में निकाल रहे हो, तो वहां पे आपका रेट कांस्टेंट क्या होगा, केसी, कंसेंट्रेशन यानी केसी। अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकाल रहे हो तो वहां केपी। तो केसी लग सकता है लिक्विड में, लेकिन केपी लगता है केवल और केवल गैसियस सिस्टम में। बात समझ में आ गई? ये केसी जो है वो लिक्विड और गैस दोनों में लग सकता है, लेकिन केपी जो है वो केवल और केवल गैसियस सिस्टम में लगता है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको, है ना? बोलो समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में दो टाइप्स जान चुके हैं। अब हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दो टाइप्स के पढ़ लिए हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना? तो अब इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। बता, एक मिनट रुक, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, ध्यान, हाँ लॉ ऑफ, नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन इस चीज को हम प्रूव करेंगे किसके द्वारा, लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा। और इस लॉ ऑफ मास एक्शन को किसने दिया था, किसने दिया था, गोल्डबर्ग एंड वीक। ठीक है, गुडबर्ग एंड वेक, हाँ गुडबर्ग। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा। ठीक है, और लॉ ऑफ मास एक्शन आप क्लास 12 में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। किसमें पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। तो चलो मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूं। जैसे A प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, C प्लस डी। हाँ ठीक है, A प्लस टू बी मिलकर बना रहा है 3C प्लस डी, ये मान लो बना रहा है। तो A प्लस टू बी से मिलकर क्या बनाएगा, C प्लस डी, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुई। और जब ये बन जाएगा तो 3C प्लस डी से क्या बनने लगेगा, A प्लस टू बी। ये कौन सी रिएक्शन हुई, है ना? तो ये इन दोनों से मिलकर C प्लस डी बनेगा, इन दोनों से मिलकर A प्लस बी बनेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होती जाएगी भाई, इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, 2 मोल, इसका भी होगा 2 मोल, इसका होगा 0 0। अभी रिएक्शन मान लो स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब 2 2 मोल है, अभी दोनों तेजी से रिएक्शन चालू करेंगे, बहुत स्पीड में, क्योंकि कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन उतनी ज्यादा स्पीड से रिएक्शन चालू होगी। तो जब कंसेंट्रेशन जब तेजी से चालू होंगी तो क्या बन जाएगा, सी और डी बन जाएगा। मान लो सी बना 0.5, मान लो सी कितना बना, सी बना 1 मोल और डी बना 0.5 मोल।
तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो हो गया तुम्हारा 1.5 मोल, ये हो गया 1 मोल। अब कंसंट्रेशन इसका घट गया, कुछ देर बाद इसका कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा, हो सकता है इसका 1.5 हो जाए, इसका 1 हो जाए, तो इसका 0.5 बचे, इसका 0.5 बचे। मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, घटेगी। कंसंट्रेशन इधर का बढ़ रहा है तो स्पीड क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की, बैकवर्ड रिएक्शन की बढ़ेगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड घट रही है, बैकवर्ड की बढ़ रही है, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो उस समय जब तुम इस रिएक्शन को देखोगे यहाँ इस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को, तो वो उसका कंसंट्रेशन तुम्हें कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। भाई इसका कंसंट्रेशन घटेगा 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 घटेगा, एक टाइम पे कांस्टेंट। इसका कंसंट बी का भी कंसंट्रेशन घटेगा घटेगा घटेगा, एक टाइम पे कांस्टेंट। सी और डी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कांस्टेंट, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन एक टाइम पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जब रिएक्शन किसमें आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में, है ना। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, पहले ये बताओ, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, कंफर्म, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब लॉ ऑफ मास एक्शन कितने बच्चों को याद है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2, इसके बगल में 2 लगा है ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, के एफ। भाई यहां से हटाते तो क्या लगता था, के एफ लगता था, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट होगा, एक्टिव मास ऑफ ए का 1, एक्टिव मास ऑफ बी का 2। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा बोलो, के बी, है ना, एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 3, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर 1। तो आपने क्या पढ़ा था, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है, एट इक्विलिब्रियम, तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। पढ़ा है नहीं पढ़ा, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, के एफ एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2। ये क्या हो जाएगा, के बी एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 3, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर 1। यानी क्या हो जाएगा बेटा बताओ, के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी की पावर कितना हो जाएगा 3, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका निकल आया। क्या निकल आया इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो क्या ये बात समझ में आई, या फिर ऐसे कर सकते हो, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ में आ गई है नहीं आई, इतनी बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। तो ये चीज नोट कर लीजिए, आगे बताएं फिर। अब आपको हम कुछ रिएक्शन देते हैं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के दिखाओ। अभी जैसे मैंने एक दिया था N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। चलो इसका निकालो। नेक्स्ट 2SO2 + O2 गिव्स SO3, वो भी 2SO3। चलो बनाओ, इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। चलो देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, तो कैसे निकालोगे, के इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, यानी NH3 की पावर 2 अपॉन N2 की पावर 1, H2 की पावर 3। ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका निकालो। तो SO3 की पावर क्या होगी बेटा 2 अपॉन SO2 की पावर क्या आएगी 2, और O2 की पावर क्या होगी 1। ये इसका निकला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, कंफर्म, बोलो भाई।
तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ा है एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना बस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या बताया मैंने, इट इज द रेशियो ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन, और ये तभी होता है जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है, तब आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको दो टाइप्स के बताए। पहला पहला केसी बताया, दूसरा केपी बताया, ठीक है। केसी में क्या बताया था, अगर आप अपना एक्टिव मास, रिएक्शन में एक्टिव मास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी मोलैरिटी के टर्म्स में, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालते हो, तो आप कांस्टेंट क्या लोगे, के सी, ठीक है। और अगर आप एक्टिव मास फाइंड आउट कर रहे हो पार्शियल प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो आपका वहां कांस्टेंट क्या होगा, केपी, क्या लगेगा, केपी। बोलो बात समझ में आई है नहीं। और केसी आप लगा सकते हो लिक्विड में भी, लिक्विड में भी, लिक्विड में एज वेल एज गैस में, दोनों में लग सकता है, ठीक है। बट केपी जो है पार्शियल प्रेशर वाला, ये केवल और केवल गैसियस सिस्टम के लिए लगता है। कौन से सिस्टम के लिए, गैस सिस्टम के लिए, लिक्विड के लिए नहीं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कैसे प्रेशर से कैसे पता कर सकते हो कि एक्टिव मास कितना है। तो मैंने रिलेशन आपको याद करो बताया था, पी वी इज इक्वल टू क्या था, एन आर टी, टेम्परेचर और क्या है कांस्टेंट, यानी पी इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी, ठीक है। यानी पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन आयंस का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर, जितना कम पार्शियल प्रेशर उतना कम आयंस का कंसंट्रेशन, यानी मोल्स कम होंगे, है ना। तो प्रेशर ज्यादा तो एक्टिव मास ज्यादा, यानी रिएक्शन तेजी से हो रही है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, और इसमें कांस्टेंट क्या लेंगे, केपी, क्या लेंगे, के पी। तो के ई होता क्या है, के ई मैंने आपको बता दिया है, आप लिख सकते हो डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर m अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, ठीक है। और ये क्या है, ब्रैकेट क्या है, ये है एक्टिव मास, एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। बोलो ये बात समझ में आ गई इतनी है नहीं, क्या इतनी बात क्लियर है बेटा आप सभी बच्चों को, यहां तक क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए अब इसमें बेटा हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, वही सब है जो पीछे लिखा है, टू कॉपी लिखिए, राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर केपी एंड केसी, राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर केसी एंड केपी। तो केसी और केपी के लिए आपको एक्सप्रेशन और यूनिट दोनों लिखनी है फॉर द रिएक्शन। CaCO3 को हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक किया किसमें, CaO प्लस CO2 में। तो CO2 आपको पता है गैस है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ठीक है। आपको इसका केसी भी निकालना है और केपी भी निकालना है, उसकी यूनिट भी निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग केसी निकालते हैं। तो केसी क्या, केसी किस किस कंडीशन में लग सकता है, तो लिक्विड के लिए या तो गैस के लिए। क्या यहाँ कोई लिक्विड या गैस दिख रहा है, हाँ, केवल गैस एक दिख रहा है, और ये दोनों क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड को कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं। यूनिटी क्यों मानते हैं, यूनिटी मतलब एक क्यों मानते हैं, बेटा आप खुद देखो, ये सॉलिड है ये गैस है, जरा कंपैरिजन करो, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे या सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर। गैस के अंदर कम होंगे लेकिन दूर दूर होंगे, फैले होंगे, तो उनका कंसंट्रेशन मान लो लाखों में है, तो इनका अरबों करोड़ों में होगा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, एक ही जगह पैक होंगे। तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हम यूनिटी मान के चलते हैं, यानी वन। तो आप क्या लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी CO2 का कंसंट्रेशन, इसकी वन लगा है तो पावर वन, और इसका क्या हो जाएगा वन, इसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा वन, तो केसी क्या आ गया,
CO2 का कंसेंट्रेशन 1। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ? तो इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर की पावर 1। हाँ, क्यों लिखोगे वो सॉलिड फॉर्म में? सॉलिड का यहाँ एक नोट पॉइंट सभी बच्चे लिख लीजिए, इनको थोड़ा समझा दें एक और अच्छे से पॉइंट। नोट पॉइंट नोट कर लीजिए बेटा। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड क्या होगा? कांस्टेंट। एंड इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। ठीक है, इनका मास हम लोग कैसे लेंगे? 1। क्यों? क्योंकि इनका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इनका कंसेंट्रेशन यूनिटी मानते हैं। तो केसी निकल आया नहीं निकल आया? पहले ये बताओ, यूनिट निकली कि नहीं निकली? मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या है? 1। पावर क्या है? 1। समझ में आ गई बात? हाँ, 1 रहेगा ही। अब इसका केपी निकालना है, चलो केपी निकालते हैं। अब केपी कैसे निकालोगे? केपी केवल और केवल गैस के लिए वैलिड है ना? सॉलिड के लिए फिर से क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर क्या होगी? 1 इंटू 1/1। यानी केपी क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1। पार्शियल प्रेशर केपी किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं हम? हाँ, पार्शियल प्रेशर से ही तो रिप्रेजेंटेट करेंगे, पी से। तो इसको क्या बोलते थे? केपी। क्या बोलते थे? केपी। नहीं, इसमें स्क्वायर नहीं लगता, इसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगता है। हाँ, पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे। ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में, कंसंट्रेशन में आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा, ठीक है, पैरेंथेसिस होगा। तो इस रिएक्शन का ये हो गया केपी और ये हो गया केसी। नोट कर लीजिए। एक रिएक्शन हम आपको और दे रहे हैं, अब इसका केपी और केसी आप लोग निकालिए। इसकी यूनिट तो रही गई, यूनिट क्या होगी? एटीएम। इनकी यूनिट क्या होती है? एटीएम की पावर क्या होगी? 1। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। चलो एक रिएक्शन हम आपको और देते हैं, N2O4। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है। NO2 ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, ये इसके हैं 2। चलो 2 मोल्स। अब आपको इसका क्या निकालना है? केसी निकालना है और केपी निकालना है और उसकी यूनिट भी पता करनी है। चलिए इसको जल्दी से करिए। केपी और केसी, तो ये भी गैस है ये भी गैस है, मतलब दोनों में आप केसी लगा सकते हो ना। तो क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी क्या लिखोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर 2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O4 की पावर 1। ये बात समझ में आई है नहीं आई? ये क्या निकल आया? केसी। लेकिन एक बात सुन लो, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, है ना? मोल पर लीटर। ऊपर की यूनिट क्या है? ऊपर की पावर क्या है? 2। ऊपर की पावर क्या है? 2। नीचे की पावर क्या है? ऊपर भी मोल पर लीटर की पावर 2, नीचे मोल पर लीटर की पावर 1। ऊपर जाएगा तो 2 - 1 नहीं हो जाएगा? नहीं है भाई। केसी क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर 2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। तो इसका क्या होगा? मोल पर लीटर की पावर 2 अपॉन मोल पर लीटर की पावर 1। ये 1 ऊपर भेजोगे -1, यानी क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर। ये आ गई इसकी यूनिट। बोलो समझ में आया? अब केपी क्या आएगा बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर 1। बताओ इसका क्या आएगा? इसका आएगा ATM 2 - 1। भाई ऊपर भी होगा ATM की पावर 2, इसका क्या होगा? यूनिट ATM की पावर 1। 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ATM की पावर 2 - 1, यानी ATM। समझ में आ गई बात? तो ये निकल आया केसी, वो निकल आया केपी। कितने बच्चों को आ गया केपी केसी निकालना? किसी भी रिएक्शन का आप केसी और केपी निकाल लोगे या नहीं? यूनिट के साथ, यूनिट के साथ।
बहुत बढ़िया, एक रिएक्शन और देते हैं फिर इसी बात पे। हो गया? तो इसमें आपको क्या दिखा, दोनों गैस दिखे, रख दिया। उसमें सॉलिड और गैस दिखा, तो गैस को लोगे, सॉलिड का कंसेंट्रेशन क्या मानोगे? यूनिटी। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, H2O लिक्विड फॉर्म में था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? गैसियस फॉर्म में। अब की स्टेट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है, और जब भी स्टेट चेंज होता है तो गैसियस फॉर्म ही लेना है आपको। लिक्विड का कंसंट्रेशन भी क्या मान के चलोगे? यूनिटी, यूनिटी यानी वन। बात समझ में आई? तो हमें पहले केसी निकालना है। केसी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O, वो भी कौन सा फॉर्म है? जो गैसियस फॉर्म की पावर वन। सही है। अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है? लिक्विड, लिक्विड को क्या लोगे? वन। ठीक है। यहां फिर से एक नोट पॉइंट लिख लीजिए सभी बच्चे, द एक्टिव मास ऑफ लिक्विड, द एक्टिव मास ऑफ liquid, the active mass of liquid with gas in equilibrium is, with gas in equilibrium, with gas in equilibrium is taken as unity, is taken, is taken as unity, unity का मतलब वन। क्या बोला गया? एक्टिव मास किसी भी लिक्विड का जब गैस के साथ होगा, इक्विलिब्रियम में है, तो उसका क्या लोगे? लिक्विड का एक्टिव मास वन लोगे, यूनिटी। हाँ, लिक्विड का जब गैस के साथ होगा, जब लिक्विड गैस के साथ होगा तब लिक्विड को क्या लेना है? सॉलिड का ऑलरेडी वन, लिक्विड का भी वन। अभी बता रहे हैं, इतना समझ में आया? क्या बोला हमने? एक्टिव मास ऑफ लिक्विड विद गैस इन इक्विलिब्रियम इज टेकन एज यूनिटी। अगर लिक्विड के साथ गैस है तो लिक्विड का कंसंट्रेशन आपको क्या लेकर चलना है? वन। इतनी यहां तक बात समझ में आ गई? सॉलिड वाली क्लियर हुई, लिक्विड वाली क्लियर हुई। अभी इतना समझ लो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पे केसी निकल आया या नहीं निकल आया? बताओ। केसी निकल आया, ठीक है। यूनिट मोल पर लीटर अपॉन में, अब इसकी यूनिट क्या होगी? कुछ नहीं, है ना? तो मोल पर लीटर की पावर वन है, और ऊपर जाएगा तो माइनस जीरो नहीं हो जाएगा? तो वन माइनस जीरो वन। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? हाँ, अब केपी निकाल लो। केपी में क्या होगा बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर वन, यानी एटीएम की पावर वन माइनस जीरो। समझ में आ गई बात? इसकी यूनिट हो गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले ये बताओ, आया समझ में इतना? अगर लिक्विड के साथ गैस है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तब लिक्विड का कंसंट्रेशन कितना लोगे? यूनिटी, यानी नेगेटिव। समझ में आ गई बात इतनी या नहीं? चलो अब एक एग्जांपल आपको और देते हैं, लास्ट एग्जांपल, आज का लास्ट एग्जांपल। कॉपर है प्लस 2Ag प्लस है, ठीक है? 2Ag प्लस है, लिख लीजिए। तो कॉपर प्लस टू में बदल रहा है और Ag सिल्वर में बदल रहा है। तो सुनो, इसमें ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। चलो अब तुम देख लो जरा, यहां सॉलिड है और एक्वस फॉर्म है। अब तुम्हें केसी निकालना है, बताओ केसी कैसे निकालोगे? अब सॉलिड का कंसेंट्रेशन क्या लोगे? वन। अब एक्वस को तुमको लेकर चलना है, सॉलिड का कंसेंट्रेशन क्या लोगे? यूनिटी। क्या लोगे? यूनिटी। अच्छा अब चलो जरा सभी बच्चे बताओ, एक्वस क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? Cu प्लस टू। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? Ag प्लस की पावर टू। सही है नहीं सही? और इसका Cu प्लस कंसेंट्रेशन, ये क्या निकला है? Kc। यूनिट निकाल लें?
यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर की पावर 1, इसकी क्या होगी? मोल पर लीटर की पावर 2, यानी क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2, यानी -1, यानी क्या आएगा? मोल पर लीटर की पावर -1, लीटर पर मोल कह दो चाहे तो। बोलो समझ में आ गया है नहीं? क्लियर हुआ? चलो केपी बताओ क्या आएगा इसका। केपी को लिख देना सीधे सीधे नॉट डिफाइंड। पूछो क्यों? क्योंकि यहां कोई भी गैस नहीं है। केपी कब लगता है? केवल और केवल गैसियस सिस्टम में, और गैस कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल सॉलिड और लिक्विड यानी एक्वस दिख रहा है। तो मतलब केपी क्या है? नॉट डिफाइंड। केपी हम नहीं निकाल सकते। केवल और केवल क्या निकल सकता था? केसी। बोलो कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? कंफर्म? ठीक, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए, आगे फिर कल मिलेंगे।